नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो हम पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे हैं बोर्ड ने बेसिकली उन्हें डिस्कस कर रहे हैं और कुल मिलाकर के 13 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा, व्हाट इज़ एक्सेप्शन एंड हाउ इट इज़ हैंडल्ड इन पाइथन। तो देखिए, दो तरीके की हमारी एरर होती है। कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एरर भी आती है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर हमने कोड गलत लिखा है तो वो एरर शो करता है, ठीक है, या सिंटैक्स फॉलो नहीं किया है तो एरर शो करता है। तो एरर दो तरीके की होती है। एक तो कंपाइल टाइम पे, जब हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को तो वो बताता है ये सिंटैक्स आपने गलत कर दिया है, ये वेरिएबल आपने गलत तरीके से डिक्लेयर किया है, ये चीज़। तो ये तो हो गया कंपाइल टाइम पे। एक एरर आती है रन टाइम पे, ठीक है। एक एरर मतलब कंपाइल तो हो जाएगा प्रोग्राम आपका, जब रन करोगे तब एरर आएगी वो, ठीक है। मतलब आपका सिंटैक्स वगैरह तो सब सही है, आपने लॉजिक में कहीं ना कहीं गलती करी है, वो लॉजिकल मिस्टेक होती है एक तरीके जो रन टाइम पे होता है। तो जो रन टाइम पे एरर आ रही है हमारी उसे बोलते हैं हम एक्सेप्शन। ये आपने जावा में भी पढ़ा होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक रहा होगा, पूरा चैप्टर होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच, इस तरीके के ब्लॉक बनाए हुए हैं ना। तो ऐसे इसमें भी है। तो रन टाइम एरर को कैसे हैंडल किया, जो हैंडल करने की विधि है या तरीका है उसे बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो रन टाइम एरर आ रही है वो है एक्सेप्शन, और उसे सही करने का तरीका या हैंडल करने का तरीका क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं। So what is an exception in Python? An exception is an error that occurs during the execution of a program, ठीक है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, उस टाइम पर ये एरर आएगी। When Python encounters an error like trying to divide by 0, ठीक है। भाई आपने कोई नंबर लिया, आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं और उसमें आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आपको पता है 0 से डिवाइड नहीं होता, मैथमेटिक्स में भी इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट आंसर आता है। तो वो क्या है, एक रन टाइम पे आएगा। आपने प्रोग्राम सही बनाया, कोड सही लिखा है, लेकिन आपने लॉजिकल मिस्टेक कर रखी है, लॉजिकल एरर है वो। तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है, रन टाइम पे एरर देगा क्या, एक्सेसिंग ए वेरिएबल दैट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। या एक ऐसा वेरिएबल आप एक्सेस करने जा रहे हैं जो है ही नहीं, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं, वो वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं करा लेकिन आप उसे एक्सेस कर रहे हैं जब बनाया ही नहीं। इट रेजेस एन एक्सेप्शन, तो ये क्या करेगा, एक तरीके की एक्सेप्शन देगा आपको, मतलब एक एरर बनाएगा। इफ द एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल द प्रोग्राम विल क्रैश, और अगर आपने इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो आपका प्रोग्राम क्या है, क्रैश कर जाएगा, चलेगा नहीं, ठीक है। तो कॉमन एक्सेप्शन इन पाइथन कौन कौन सी, एक तो यही हो गया जीरो डिवीजन एरर, ये हर लैंग्वेज में ही होती है लगभग, ये हमें सी में भी, जावा में भी, सब में मिलती है, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर हो गया, तो डिवीजन बाय एरर। नेम एरर, नेम एरर में क्या होता है, यूजिंग ए वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिफाइंड, एक ऐसा वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं जो आपने डिफाइन ही नहीं किया, पहले से बनाया नहीं। टाइप एरर, यूजिंग द रॉन्ग डेटा टाइप, अगर आप मान लीजिए कोई आपका स्ट्रिंग है, उसे आप इंटीजर वेरिएबल में ले रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, गलत डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं। इंडेक्स एरर, एक्सेसिंग एन इनवैलिड इंडेक्स इन ए लिस्ट, तो कोई लिस्ट है, ठीक है, मान लीजिए उसमें 5 आइटम है, तो उसमें इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 4 तक, लेकिन आप कोई आइटम एक्सेस कर रहे हैं A6, तो ये तो है ही नहीं भाई, इंडेक्स ही, जब अगर 5 आइटम है तो 0, 1, 2, 3 और 4, 5 इंडेक्स यही होंगे, आप A6 पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो ये गलत है ना, वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इंडेक्स एरर हो जाएगी। वैल्यू एरर, पासिंग एन इनवैलिड वैल्यू टू ए फंक्शन, ठीक है, आप फंक्शन में गलत वैल्यू डाल रहे हैं, मान लीजिए आपने फंक्शन बनाया इंटीजर के लिए या आपने बनाया स्ट्रिंग के लिए, आप उसमें फ्लोट वैल्यू पास करा रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन एक्सेप्शन है जो आ सकती है। इसके अलावा और भी एरर हो सकती है, बट ये कॉमन है जो आती है, जिन्हें हैंडल करना जरूरी है, जो पहले से ही हमें पता है। हाउ इज एन एक्सेप्शन हैंडल्ड इन पाइथन, अब कैसे हैंडल करना है एक्सेप्शन को। तो पाइथन यूजेस ट्राई एक्सेप्ट, देखिए बाकी जितनी अभी आपने लैंग्वेज पढ़ी थी पहले, जावा हो गया आपका, C++ हो गया, या बाकी जो लैंग्वेज पढ़ी होंगी उसमें होता है ट्राई और कैच ब्लॉक। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, ट्राई तो है ही, कैच की जगह यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट बोलते हैं उस वर्ड को, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल एक्सेप्शंस, दिस लेट्स यू प्रोग्राम कंटिन्यू रनिंग इवन एन एरर अकर्स। तो ठीक है, अब अगर आपने ये ब्लॉक लगा दिए ट्राई और एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शन को आपने हैंडल कर लिया, तो अगर आपके प्रोग्राम में रन टाइम पर कोई एरर आती भी है, ठीक है, एक्सेप्शन आती भी है, तो आपका प्रोग्राम स्मूथली चलता रहेगा। बेसिक सिंटैक्स क्या है देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले ट्राई जो है हमारा कीवर्ड है, ट्राई एक कीवर्ड है, ठीक है,
इसके बाद कॉलन लगाएंगे और ट्राई का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लॉक मैंने बताया हमेशा इंडेंट लगा के शुरू करते हैं, ठीक है, अपने आप इंडेंट लगेगा। तो यहाँ पर जो भी कोड है जिसमें आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है, जैसे अभी डिवीजन का हमने एक प्रोग्राम बनाया, तो उसमें कोई यूजर रन टाइम पे जीरो ना दे दे, मतलब जीरो से डिवाइड ना कर दे, डिवाइजर में जीरो ना डाल दे, हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके की हम अगर ऐसा कोड बन रहा है तो वहां पर उसे डाल सकते हैं। इसमें रिस्की कोड है जो हमारा, ठीक है। फिर दूसरा हमारा कीवर्ड है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पर हम कोई जो भी एक्सेप्शन है उसका हम नाम देंगे, ठीक है। कोड दैट रन्स इफ द एक्सेप्शन अकर्स, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई डिवीजन लगा रखा है, तो डिवीजन बाय जीरो की एरर हो सकती है, उस कोड को मैंने यहाँ डाल दिया जहाँ पर डिवीजन लगा रखा है। उसके बाद कौन सी एक्सेप्ट मेरा कीवर्ड है और कौन सी एरर आएगी, डिवीजन बाय एरर, उस एक्सेप्शन का मैं नाम लिख दूंगा और फिर यहाँ पर मैसेज दे दूंगा, जो भी मैसेज मुझे देना है, ठीक है, वो मैसेज डाल दूंगा। और हैंडल एरर जो है एक हमारा क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन लगा देंगे। तो इस तरीके से ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक चलेंगे। ट्राई में तो वो कोड डालना है हमें जहां पर हमें लग रहा है कि एरर आ सकती है, एक्सेप्ट में एक्सेप्शन का नाम लिखना है और वहां पर जो भी मैसेज देना है, अगर वो एरर आ जाती है, जो मैसेज देना वो मैसेज हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्राई और कैच में करते थे, ट्राई में क्या है, जो जिस कोड में एरर आ सकती है वो डालते थे, और कैच में एरर आने पे क्या हमें मैसेज पास कराना है वो एरर देते, वो यहाँ पर हम मैसेज डाल देते। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है ट्राई, अब यहाँ पर इन्होंने x इक्वल टू 10/0, भाई पता है इसमें एरर आनी है, ये तो सीधा ही दे दिया इन्होंने 10/0। तो एक्सेप्ट में एरर कौन सी आनी है, मुझे पता है जीरो डिवीजन एरर आएगी, है ना, ये एरर मैं बता चुका, इसका नाम ये वाली एरर आनी है, इसका नाम दे दिया मैंने। अब प्रिंट क्या मैसेज प्रिंट करा हुआ है, यू कांट डिवाइड बाय जीरो। तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा तुरंत ये एरर दे देगा, हालांकि इन्होंने तो यही बना दिया। आप ऐसे लिख सकते थे x इक्वल टू दो वेरिएबल और होते a बाय बी, ठीक है, इसे डालते इस तरीके से, एक जनरल कोड बना लो, ये तो पता ही है मुझे एरर देगा ये तो। अब अगर रन टाइम पे यूजर ने दिया होता 10/0, तब ये एरर आती है, एक्सेप्शन होता, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाता। और अगर यूजर ने सही कोड दिया होता 10/2 या 10/5 कुछ ऐसे किया होता, ठीक चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सेप्शन आती नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जिस कोड में एक्सेप्शन आनी है वो यहाँ पर आएगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, और एक्सेप्ट ब्लॉक में एरर का नाम, एक्सेप्शन का नाम और जो भी मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है भाई? तो आउटपुट इसका तो यही आना है, यू कांट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। ऑप्शनल ब्लॉक क्या क्या हो सकते हैं, अब ट्राई और एक्सेप्ट तो आपको लिखना ही है, ये दो ब्लॉक तो चलेंगे, इनके अलावा आप ऑप्शन ब्लॉक भी लगा सकते हो कुछ। एक हो गया आपका एल्स ब्लॉक, तो एल्स कब रन होगा, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन अगर नहीं है तो एल्स ब्लॉक रन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट फाइनली, एक फाइनली ब्लॉक भी होता है, जैसे आपने जावा में भी पढ़ा होगा, ट्राई कैच फाइनली। तो फाइनली एक डिफॉल्ट ब्लॉक है, मतलब फाइनली वाला चाहे एक्सेप्शन आ भी जाए, मान लीजिए एक्सेप्शन आ भी गई, कोई मान लीजिए आपका कोड ऐसा है, आपको लग रहा है उसमें एक्सेप्शन आ सकती है और वो हैंडल नहीं हो पा रही है किसी वजह से, मान लीजिए अगर उस टाइम पर आपने कई सारी एक्सेप्शन लिख दी, जीरो डिवाइड बाय वैल्यू एरर, लेकिन कोई दूसरी ही एक्सेप्शन आ गई वहां पर, रन टाइम पे आपने जितनी एक्सेप्शन यहाँ पर लिखी थी वो नहीं आई, तो आप चाहते हो लेकिन अगर एक्सेप्शन आ जाए तो कम से कम एक कोड मेरा जो भी आप देना चाहते हो मैसेज वगैरह कुछ, वो जरूर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो आप कहाँ डालोगे फिर फाइनली में। तो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जिसका कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, वो एक्सेप्ट होना ही है, ठीक है। सो रन्स नो मैटर व्हाट वेदर एन एक्सेप्शन अकर्स और नॉट, तो चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली वाला जो आपका ब्लॉक है, तो यहाँ पर सेफ कोड डाला जाता है, जो आप चाहते हो कि मेरे प्रोग्राम में ये यूजर को ये मैसेज पहुंचना ही चाहिए, चाहे मेरा एक प्रोग्राम क्रैश करे या ना करे, मुझे ये मैसेज यूजर तक पहुंचाना, तो वो आप फाइनली में डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने एक कोड लिया ट्राई के अंदर, नम के अंदर एक मैसेज दिया इन्होंने, एंटर ए नंबर, ठीक है, एक मैसेज दिया इनपुट फंक्शन के थ्रू, एंटर ए नंबर। अब हमें पता है जो इनपुट है वो हमेशा एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता, तो इस वजह से इन्होंने इसे किस में कन्वर्ट करा है, इंट, क्योंकि एक नंबर ले रहे हैं ना हम यूजर से, तो जो भी यूजर देगा वो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो लेकिन 10 कैसा, मुझे नंबर में नंबर चाहिए, तो उसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट फंक्शन की हेल्प से, इस वजह से। तो ये तो इनपुट लेने का काम करेगा, और ये जो बाहर वाला फंक्शन है इंट, ये इस इनपुट को जो भी मैं नंबर दूंगा उसे इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा।
रिजल्ट करा मैंने, रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, इसमें क्या लगाया मैंने 10/num। देखो अब लगाया इन्होंने सही कोड एक तरीके से। तो अब नम कुछ भी हो सकता है, नम की वैल्यू रन टाइम पे जो भी दी जाएगी। एक्सेप्ट पहली एरर लगाई इन्होंने, पहली एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर लगा दी, ठीक है। तो प्रिंट अगर यहाँ पर नम की जगह यूजर ने रन टाइम पे जीरो दे दिया तो ये एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होगा, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। फिर हम मल्टीपल एरर भी हैंडल कर सकते हैं। तो एक केस ये हो सकता है। अब दूसरा केस इसने खुद सोचा, क्या पता कोई वैल्यू एरर दे दे, इनवैलिड नंबर दे दे, ठीक है, मतलब चाहिए मुझे नंबर लेकिन कोई स्ट्रिंग पास करा दे, किसी का नाम डाल दे, 10 डिवाइडेड बाय मान लो सईद अहमद डाल दिया, तो ये गलत है ना, तो ये वैल्यू एरर हो गई। तो इस तरीके से अगर डाल दे तो वो भी मैंने हैंडल करा ली, प्लीज एंटर ए वैलिड नंबर, तब ये मैसेज प्रिंट होगा अगर नंबर की जगह कुछ और डाला, ठीक है। एल्स प्रिंट रिजल्ट इज रिजल्ट, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं हुई, यूजर ने सब कुछ सही करा, ना तो उसने डिवीजन बाय जीरो करा, ना उसने कोई इनवैलिड नंबर डाला, तो क्या होगा, अपने आप ही एल्स ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। तो रिजल्ट का जो भी मतलब आएगा, मान लीजिए 10/5 किया तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट इज 2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पहली एरर कर दी 10/0 कर दिया तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, फिर ये आउटपुट आएगा, ठीक है। 10 बाय ये कर दिया ए, इस तरीके से, तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ सही चलता रहा, कोई एरर नहीं है, एक्सेप्शन नहीं आई, तो फिर हमारा एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। और फिर लास्ट में एक ब्लॉक लगाया हमने, फाइनली प्रिंट दिस ब्लॉक ऑलवेज रन, मतलब ये मैसेज आ जाएगा फिर मेरे पास, जो मुझे हमेशा रन कराना, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। अब रेजिंग योर ओन एक्सेप्शन, तो कुछ ये जो एक्सेप्शन बताया अभी मैंने, वो पहले से ही पाइथन की लाइब्रेरी में बने हुए हैं, पहले से उनकी डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं खुद से अपना एक एक्सेप्शन डिफाइन करूं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन मैनुअली रेज एन एक्सेप्शन यूजिंग द रेज कीवर्ड। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी खुद की एक्सेप्शन बनानी है तो उसके लिए कीवर्ड क्या है हमारा, रेज कीवर्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, एज में क्या डाला इन्होंने, -1। अब एज नेगेटिव हो सकती है किसी की, भाई ऐसा थोड़ी ना पैदा होने से पहले ही पिछले जन्म में पहुंच गया क्या, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 0, तो ये अगर केस हो जाता है हमारा, इस तरीके से कोई वैल्यू डाली, तो मैंने एक एरर रेज करी, वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरी खुद की, मैंने डिफाइन की है, ये पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में। तो इस तरीके से हम अपनी जो है एक्सेप्शन भी, जो हमें लग रहा है कि इस तरीके की एरर यूजर कर सकता है, इस तरीके की गलतियां कर सकता है, तो हम खुद रेज कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? दोनों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 23 में भी आया है, 24 में भी आया और शायद 25 में भी आया हुआ है। डिफाइन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। क्लियर है, 3-4 कीवर्ड है हमारे, ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, एल्स हो गया, और लास्ट वन इज फाइनली। ये एग्जांपल से आपको समझाना, और एरर के नाम लिखने, कौन कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है, वैल्यू एक्सेप्शन हो गई, डिवीजन बाय एरर, इस तरीके से डिवीजन बाय जीरो एरर। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो पाइथन में कौन कौन से फाइल ऑपरेशन है वो हमें बताने। जैसे सी में भी आपने पढ़ा होगा, एफ ओपन, एफ फ्री, एफ क्लोज, इस तरीके के फाइल ऑपरेशन पढ़े होंगे, पाइथन में भी होते हैं, सॉरी इसमें जावा में भी होते हैं, रीडर क्लास करके, स्कैनर क्लास करके, इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे इसमें भी फाइल ऑपरेशन चलते हैं। इन पाइथन फाइल ऑपरेशन अलाउ यू टू क्रिएट, ठीक है, रीड, राइट, अपेंड एंड मैनिपुलेट फाइल्स। तो जो भी फाइल है, आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं फाइल ऑपरेशंस की हेल्प से, रीड कर सकते हैं, जो पहले से बनी हुई है उन्हें पढ़ सकते हैं, उनमें कुछ राइट कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं, अपेंड एंड में ऐड कर सकते हैं, और मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उन्हें चेंज कर सकते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स ए बिल्ट इन फंक्शन कॉल्ड ओपन। तो ठीक है, एक बिल्ट इन फंक्शन है इसमें ओपन, जो फाइल को ओपन करने का काम करता है, टू वर्क विद फाइल्स, ठीक है। हियर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो कौन कौन से ऑपरेशन है वो एक बार देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले ओपनिंग ए फाइल, किसी भी फाइल को हम पाइथन में, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम में कैसे ओपन करेंगे। तो सिंटेक्स क्या है, फाइल कीवर्ड लिया है, फाइल इक्वल टू, सॉरी कीवर्ड कह रहा हूँ, वेरिएबल है, फाइल इक्वल टू, यहाँ पर ओपन फंक्शन लगाया, ओपन फंक्शन में फाइल का नाम देंगे और मोड देंगे। यहाँ पर फाइल के मोड भी होंगे, किस मोड में वो खुलेगी, अलग अलग मोड है हमारे, ठीक है, 5-6 मोड दिए हुए हैं। जैसे ये है हमारा, कौन कौन से मोड है, कॉमन मोड है पहले, अगर मैं आर उनके
क्या है, शॉर्ट कीवर्ड दिए हुए हैं। तो अगर मैं मोड की जगह इस तरीके से आर लिखता हूँ तो उसका मतलब है रीड मोड में खुलेगी मेरी फाइल, मतलब मैं केवल पढ़ सकता हूँ, उसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उस टाइम पे जो भी यूजर है अगर रीड मोड में खुली है फाइल तो उसमें आप केवल उसका जो कंटेंट है उसे पढ़ सकते हैं, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। दूसरा मोड क्या है मेरा, डब्लू मोड। डब्लू का मतलब राइट, तो क्रिएट न्यू फाइल, आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं या उसमें ट्रंकेट एग्जिस्टिंग या जो पहले से बनी हुई फाइल है उसे ओपन करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मोड ओपन करने का है ए का मतलब अपेंड। अपेंड मैंने बताया था क्या होता है, लास्ट में, एंड में। सो एड्स डेटा टू द एंड ऑफ द फाइल, तो जहां पर फाइल खत्म हो रही है, जो मैंने फाइल ओपन की है उसमें जहां लास्ट डेटा है वहां से आगे ऐड करना शुरू करेगा। नेक्स्ट मोड है एक्स, तो ये क्या है, क्रिएट फेल्स इफ फाइल एग्जिस्ट। देखो ये क्या करेगा, एक्स मोड का मतलब है मैं नई फाइल बनाने जा रहा हूँ, नई फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये कब फेल होगा, अगर वो फाइल उस नाम की फाइल पहले से ही बनी हुई है तो ये मोड फिर फेल हो जाएगा, नहीं बनी हुई है तो क्रिएट कर देगा नहीं। ठीक है भाई, पहले से अगर बनी हुई होगी तो एरर देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके की एरर दे देगा। नेक्स्ट है मेरा बी। बी क्या है, बाइनरी मोड। इसमें क्या होगा, जो फाइल खुलेगी वो 0-1 की फॉर्मेट में होगा, उसे आप पढ़ नहीं पाओगे, मतलब नॉर्मल यूजर उसे पढ़ नहीं सकता। 0-1 की फॉर्म में सारा डेटा होगा, बाइनरी मोड में खुलेगी। और नेक्स्ट क्या है मेरा, लास्ट टी। टी का मतलब टेक्स्ट मोड, तो जो डिफॉल्ट मोड होता है वो टेक्स्ट मोड ही होता है मेरा। ठीक है, उसमें जो भी मतलब डेटा लिखा हुआ है जैसे नोटपैड की फाइल होती है उसमें सिंपल टेक्स्ट मोड में खुलेगी। तो ये हमारे इस तरीके से 6 मोड है फाइल ओपनिंग के। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। तो अब मैंने फाइल को ओपन कर लिया है, अब मुझे उसमें से जो भी कंटेंट है वो रीड करना है। सो फाइल, ये कीवर्ड सॉरी वेरिएबल हो गया, इक्वल टू, पहले ओपन करूंगा मैं फाइल को, तो फाइल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है फाइल डॉट टीएक्सटी, एक जो है सपोज करो नोटपैड की फाइल है। ठीक है, और मैं इसे किस मोड में खोल रहा हूँ, रीड मोड में, आर मोड में, तो केवल रीड कर सकता हूँ। तो कंटेंट एक वेरिएबल लिया मैंने, इक्वल टू फाइल डॉट रीड, तो ये इसका फंक्शन है, एक फाइल का फंक्शन है, तो फाइल का मैंने फंक्शन लगा दिया डॉट रीड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारा कंटेंट लेकर के आ जाएगा उस फाइल का। उसके बाद जब सारा कंटेंट मेरे पास आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट, तो जो भी कंटेंट आया उसे स्क्रीन पर प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ लिया, सारा कंटेंट रीड हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जो भी फाइल मैंने ओपन करी है उसे क्लोज जरूर करना है। ठीक है, तो फाइल डॉट क्लोज, लास्ट में क्लोज कर देंगे। जैसे आपने डीबीएमएस में भी सुनता होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो पहले कनेक्शन को ओपन करते हैं और लास्ट में कनेक्शन को बंद करना जरूरी होता है। तो ऐसे जब भी मैं फाइल ओपन करूंगा तो फाइल पहले ओपन होगी, जो भी मुझे उसमें ऑपरेशन करना है, कंटेंट रीड करना है, चेंज करना है, वो कर सकता हूँ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि फाइल को बाद में क्लोज जरूर करना है, तो फाइल डॉट क्लोज से मैं क्लोज कर सकता हूँ। अब रीडिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, एक होता है रीड लाइन बाय लाइन, तो एक एक लाइन जो है रीड करी जाएगी, उसके लिए क्या करना है, फाइल लगाया इक्वल टू ओपन, पहले फाइल ओपन कर ली मैंने रीड मोड में। ठीक है, तो 4 लाइन इन फाइल, तो ये क्या है, 4 क्या है, लूप है। ठीक है, लाइन ये एक मैंने वेरिएबल ले लिया, इन फाइल मेरी फाइल का नाम है इसका, इसमें प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, ये क्या करेगा, एक एक लाइन जो है पढ़ाएगा मुझे, एक लाइन आएगी पहले, फिर दूसरी लाइन डिस्प्ले होगी, इस तरीके से चलेगा। तो एक एक लाइन जैसे ही मैं रीड कर लूंगा, उसके बाद पूरा हो गया मेरा काम। उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, लास्ट में फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो फाइल, जो भी फाइल ओपन होगी लास्ट में क्लोज जरूर होगी। तो ये है रीड लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन अगर रीड करनी है। अब 2 फंक्शन है मेरे, एक रीड लाइन फंक्शन है और एक रीड लाइंस फंक्शन है। तो एक फंक्शन लगाया अगर ऐसे, फाइल डॉट रीड लाइन, ये क्या करेगा, रीड्स 1 लाइन, ये केवल एक बार में एक लाइन ही रीड करता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है मेरा फाइल डॉट रीड लाइंस क्या करेगा, रिटर्न से लिस्ट ऑफ ऑल लाइंस, ये क्या करेगा, सारी लाइन मुझे एक बार में दिखा देगा। ठीक है, मतलब पूरी फाइल ही एक बार में दिखा देगा, ये एक एक लाइन ही रीड करेगा एक बार में, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो एक है रीड लाइन और एक है रीड लाइंस। क्लियर है? तो ये मेरा पहला मोड हो गया रीड मोड में। दूसरा देखते हैं हम, राइटिंग ए फाइल। अब अगर मुझे चेंज करना है फाइल में, तो मैं अपनी फाइल को राइट डब्ल्यू मोड में ओपन करूंगा। तो फाइल इक्वल टू ओपन फाइल डॉट टी, वही फाइल है, इसे मैंने राइट मोड में ओपन किया है। अब मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, पहले चेंज नहीं कर पा रहा था, केवल रीड कर पा रहा था। तो फाइल डॉट राइट, तो अब मैं इसमें एक लाइन देखो ऐड कर रहा हूँ, क्या मैंने राइट किया, हेलो वर्ल्ड, ये एक लाइन मैंने ऐड कर दी।
फिर अगली लाइन में आ गया, देखो स्लैश एल लगा दिया तो नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ, फाइल डॉट राइट अनदर लाइन, दूसरी लाइन एक करके एक ऐड कर दी, लास्ट में फाइल डॉट क्लोज, ओपन करिए तो क्लोज होगा। तो नॉट डब्ल्यू ओवर राइट्स अ फाइल इफ इट एग्जिस्ट। तो ये क्या करेगा, देखो ये अगर पहले से फाइल बनी हुई है, जैसे ये फाइल डॉट टीएक्सटी है, तो इसमें जो भी कंटेंट था पहले से वो खत्म हो जाएगा। देखो दो मोड है भाई, अगर अलग फिर मुझे अपेंड की जरूरत क्यों पड़ी अलग से, वो इसी वजह से तो पड़ी। अपेंड में क्या होगा, जो पहले से कंटेंट है वो भी रहेगा, आगे से ऐड होगा कंटेंट। लेकिन डब्ल्यू मोड में क्या होगा, इसमें जो अगर पहले से जो कंटेंट है वो ओवरराइट हो जाएगा, वो खत्म। अब ये दो लाइन आएंगी केवल, ठीक है। तो यही बता रहे हैं डब्ल्यू मोड में क्या होगा, डब्ल्यू ओवरराइट्स द फाइल इफ इट एग्जिस्ट। अगर पहले से ही बनी हुई फाइल है तो ये उसे ओवरराइट कर देगा, अब जो नया कंटेंट लिखा है वही फाइल में रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट है मेरा अपेंडिंग टू ए फाइल। अब ये दूसरा फंक्शन आ गया अपेंडिंग। तो अपेंड मोड क्या है, ए में, तो फाइल ओपन की मैंने, फाइल डॉट टीएक्सटी फाइल का नाम, और ए मोड में अपेंड मोड में करिए तो फाइल डॉट राइट, ये फंक्शन लगाया मैंने, दिस लाइन इज एडिड, और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, इस मोड में क्या होगा, राइट में तो क्या हुआ था, अगर पहले से कोई डेटा था वो सारा गायब, केवल वो दो लाइन आएंगी अब फाइल में। इसमें क्या होगा, अगर पहले से ही कुछ लाइन लिखी हुई है, दो चार लाइन जो लिखी हुई है वो क्या देना, अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है वो, और लास्ट में ये ऐड हो जाएगा, दिस इज एडिड, ठीक है। तो ये लास्ट में चला जाएगा, तो पहले वाला कंटेंट भी रहेगा और ये जो अब कंटेंट मैंने ऐड किया, अपेंड किया, वो भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्या है मेरा, फाइल डॉट क्लोजिंग ए फाइल। अब वही, वो तो हम वैसे पढ़ ही लिया। तो ऑलवेज क्लोज ए फाइल आफ्टर यू आर डन विद इट। तो जैसे ही जो भी ऑपरेशन आपको फाइल पे लगाना, अगर वो पूरा हो जाता है तो आपको क्या करना है, फाइल डॉट क्लोज, लास्ट में फाइल को क्लोज जरूर करना है, ठीक है। सो बेटर अप्रोच यूजिंग विद दिस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हैंडल्स क्लोजिंग। तो अगर आप ये विद स्टेटमेंट यूज करते हो तो ये अपने आप ही क्लोज कर देता है फाइल को। विद ओपन फाइल डॉट टीएक्सटी आर एस फाइल। तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो, मतलब विद कीवर्ड लगा रहे हो, अगर आप ये इस तरीके से लिखोगे, विद एक कीवर्ड लगाया, ओपन, ओपन में फाइल का नाम डाला, आर एस फाइल, तो कंटेंट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, आपने रीड कर ली, अब आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये विद कीवर्ड जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, ठीक है। तो अगर आप ये अप्रोच यूज करना चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो, क्लियर है। अब पूछो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो। समझ में आ गए सारे ऑपरेशन, सारे मोड, क्या डिफरेंस है मोड्स में। इसमें तो क्या हो रहा है, आर में तो केवल रीड कर सकते हैं हम, ठीक है। डब्ल्यू में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और राइट फंक्शन कैसा होगा, ओवर राइटिंग, ओवर राइट होगा, जो पहले डेटा होगा वो गायब, नया डेटा ही रहेगा। ए मोड में अपेंड, जो पहले से डेटा है उसके बाद में नया डेटा ऐड हो जाएगा। एक्स मोड, ये तो ये अलग ही है, मतलब ये नई फाइल अगर है क्रिएट करने के लिए, बी में बाइनरी, ये हमारे काम के नहीं है, बेसिकली ये तीन ही है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कौन कौन से मोड है। अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज क्लास इन पाइथन, हाउ इज इट क्रिएटेड। तो क्लास क्या होता है और कैसे क्रिएट की जाती है। तो आपने जावा में भी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ी है आप लोगों ने, कि आपके सिलेबस में जावा थी, तो जावा में क्लास पढ़ी होंगी, क्या होता है क्लास, बताओ जरा। नहीं वो तो हो ही गया, वो तो आप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, वो अलग चीज हो। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट, वो लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्लास में क्या रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, ठीक है, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन पाइथन ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो हम रख रहे हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, क्लास के अंदर। तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट या कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर, खाका जिसे बोलते हैं, वो तैयार करके देता है क्लास हमारी। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास एंड कैन होल्ड डेटा एट्रीब्यूट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक तरीके के इंस्टेंस है, ठीक है, क्लास के, और जो भी एट्रीब्यूट हैं ऑब्जेक्ट्स के वो इसमें हम रख सकते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा एट्रीब्यूट्स। और जो फंक्शन है या मेथड्स हैं वो भी हम लगा सकते हैं, क्लास में रख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उसके एट्रीब्यूट और उसके फंक्शन कहाँ रखे जाएंगे, क्लास में। तो दैट ऑपरेट ऑन डेटा, ठीक है, और उससे डेटा पे हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं एट्रीब्यूट और फंक्शन की हेल्प से।
सो व्हाट इज क्लास? ए क्लास डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, डेटा एंड कोड। तो क्या स्ट्रक्चर होगा और क्या बिहेवियर होगा दैट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। तो जो भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो क्लास उन्हें डिफाइन करेगी, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी। जैसे आपकी बात करते हैं, आप स्टूडेंट हो तो आपकी एक क्लास है CS 5th सेमेस्टर, तो आपके सबके अगर बिहेवियर की एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, आप सभी क्या हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, सेम सेमेस्टर में हो, 5th सेमेस्टर में हो सबके सब, ठीक है, सबकी ड्रेस कोड सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्लास बन रही है, क्या, क्लास CS 5th सेमेस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं IT की बात करूं तो IT अलग एक क्लास हो गई, तो उनके जो है उनके एट्रीब्यूट एक तरीके से सेम हो जाएंगे, हालांकि CS IT तो लगभग सेम है। EC की बात करें तो उसमें जो है वो जो बच्चे हैं जो EC में है, EC 5th सेमेस्टर में, उनके सब्जेक्ट सेम होंगे सबके, ठीक है। आप जो CS वाले हो आपके सब्जेक्ट सबके सेम होंगे, लेकिन अलग अलग बात की जाए, लेकिन क्लास अलग अलग है ना, तो उसकी फंक्शनैलिटी अलग है, उनके ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर अलग है, और आप जिस क्लास में हो उनका ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर अलग है, या कह सकते हैं उनके सब्जेक्ट्स अलग है। ऐसे ही समझ लो ये क्लास है। तो क्लास में हम क्या रखते हैं, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स रखते हैं जिनका बिहेवियर सेम होगा, ठीक है, बिहेवियर और प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी। थिंक ऑफ इट लाइक ए टेम्पलेट, जैसे एक टेम्पलेट बना लेते हैं हम पहले। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड ए कार क्लास, तो एक क्लास लिया इन्होंने, एग्जाम्पल लिया कार, सो एवरी कार, so every car क्या हो गया, पता नहीं क्या एरर आ गया यार, एक मिनट, चलो देखते हैं। सो क्या कह रहा है, हाँ, सो इफ यू हैड ए कार क्लास एवरी कार ऑब्जेक्ट वुड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हर कार की जो है, एक कार को हमने क्लास बना दिया, तो हर क्लास की जो है, हर कार की जो है प्रॉपर्टीज सेम होंगी। भाई कलर, अगर सेम टाइप के मॉडल की बात कर रहे हैं तो कलर उसका सेम होगा, मॉडल सेम होगा, ईयर सेम होगा, एंड बिहेवियर उनके सेम होगा, ड्राइविंग सेम तरीके से होगी और ब्रेक भी सेम होगा, ठीक है, अगर सेम मॉडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम कंपनी की कार की बात कर रहे हैं। सो हाउ टू क्रिएट ए क्लास इन पाइथन। अब पाइथन में हमें क्लास कैसे क्रिएट करनी है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है क्लास क्रिएट करने के लिए वो है क्लास, क्लास ही यूज करते हैं कीवर्ड, स्मॉल में लिखा जाएगा। सो क्लास कीवर्ड हो गया, उसके बाद स्पेस दे करके क्लास का नाम आएगा और कॉलन आ जाएगा, ठीक है। ये क्लास हमारी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हम क्लास का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्लास का, जो भी हमने क्लास बनाई है उसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर पढ़ा है ना, जावा में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर एक तरीके का क्या होता है, फंक्शन ही होता है। तो फंक्शन यहाँ पर हम जावा में, इसमें पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं, डेफ कीवर्ड की, डेफ, और एक कीवर्ड है यहाँ पर इनिट। तो जहाँ पर ये भी ये इनिट आ जाएगा, इसका मतलब है वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्लास में कंस्ट्रक्टर है। तो डेफ, और इस तरीके से पहले एक ये आपका अंडरस्कोर आएगा इनिट, और बाद में एक अंडरस्कोर। तो यहाँ भी ये दिखाई दे जाएगा आपको, इसका मतलब है हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ये कंस्ट्रक्टर के लिए यूज होगा, ठीक है। ये सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर पाइथन के अंदर। तो इसमें तीन वैल्यू दे दी इसने, सेल्फ, एक आर्गुमेंट 1, एक आर्गुमेंट 2। तो सेल्फ डॉट आर्गुमेंट इक्वल टू आर्गुमेंट 1 जो भी आएगा हमारा, और सेल्फ डॉट R2 मतलब इसकी वैल्यू, जो भी हम वैल्यू देंगे आर्गुमेंट 2 इस तरीके से वैल्यू दे दी जाएंगी। कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया हमने, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऐसे असाइन की जाएंगी। अब कोई दूसरा मेथड मुझे देना है, मान लीजिए जैसे मेथड बनाते थे ना क्लास के अंदर, तो एक नया मेथड मैं बना रहा हूँ क्लास के अंदर, डेफ कीवर्ड से बनेगा। सम मेथड, कोई एक मेथड लिया है और इसमें सेल्फ जो है मैंने एक पैरामीटर पास करा दिया, प्रिंट दिस इज ए मेथड, एक इसमें मैंने मैसेज पास कराया है दिस इज ए मेथड, ठीक है। अब मैंने क्लास तो क्रिएट कर दी। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक क्लास बनाई है पर्सन के नाम से, ठीक है।
इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट करके, सेल्फ ले लिया, इसमें एक पैरामीटर दिया है नेम और दूसरा दिया है एज। ये सेल्फ कीवर्ड सब में चलेगा भाई, ठीक है, ये हर क्लास, कोई नहीं, ये हर क्लास में चलेगा। नेम हो गया मेरा, एज हो गया, दो मैंने यहाँ पर ये पैरामीटर पास कर दिए, तो सेल्फ डॉट नेम में नेम आ जाएगा और सेल्फ डॉट एज में एज आ जाएगा, दो एट्रीब्यूट दे दिए मैंने। अब एक मैन में ऐसा डिफाइन किया यहाँ पे डेफ ग्रीट, यहाँ पर सेल्फ को पास कराया, एक मैसेज दिया है प्रिंट, यहाँ पर क्या मैसेज आएगा, हेलो माई नेम इज, तो ये क्या है, फॉर्मेट फंक्शन है, माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, जो भी यहाँ पर वैल्यू दूंगा मैं पास कराऊंगा उस टाइम पर, सेल्फ डॉट नेम एंड आई एम सेल्फ डॉट एज, जो भी मैं एज पास कराऊंगा ईयर्स ओल्ड। इस तरीके से एक मैसेज आएगा जब भी मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूंगा। तो ये मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना दिया और एक मेथड बना दिया मैंने क्लास के अंदर, और ये दो मेरे पैरामीटर हो गए। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई, क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी है ये आपको पता होगा वो कैसे एक्सेस की जाती है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने बनाया P1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहला ऑब्जेक्ट P1 इक्वल टू क्या है, क्लास का नाम लिखना है पर्सन, और दो पैरामीटर थे, एक नेम के लिए और एक एज के लिए। तो नेम में मैंने लिख दिया एलिस और एज में लिख दिया 30। तो जैसे ही मैं अब क्लास की मैंने बताया जितनी भी फंक्शनैलिटी है, एट्रीब्यूट है, उसके मेथड है, वो हमेशा किससे कॉल होंगे, उसके ऑब्जेक्ट से। तो मैंने किया P1 डॉट, उसमें कौन सा फंक्शन था, ग्रीट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल किया P1 डॉट ग्रीट, तो क्या होगा देखो, ये एलिस तो किससे रिप्लेस होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो एलिस तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, नेम में चला जाएगा, और जो एज है वो सॉरी एज में क्या चला जाएगा, 30। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, प्रिंट, ग्रीट फंक्शन क्या कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, क्या करेगा, प्रिंट हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, तो नेम में भी क्या पड़ा हुआ है, एलिस, एंड आई एम सेल्फ डॉट एज, एज में क्या पड़ा हुआ है, 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये मैसेज जो है प्रिंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हमने फंक्शन कॉल किया। तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो माई नेम इज एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। तो इस तरीके से जो है हम पाइथन में क्लास डिफाइन कर सकते हैं, मेथड डिफाइन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्लास के जो भी प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जेक्ट जो भी उसके मेथड्स होंगे, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होंगे, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हम, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है इसमें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले जो क्लास कीवर्ड है ये क्या करता है, एक नई क्लास को डिफाइन करता है। एक ये जो कीवर्ड है इनिट, इस तरीके से अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ये क्या करता है, स्पेशल मेथड है, जिसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर, दैट गेट्स कॉल्ड व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कॉल होता है, जितनी बार हम नए ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे ये कॉल होता जाएगा। और इसमें हम डिफॉल्ट पैरामीटर बना डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर हमें रखने हैं, जैसे वहां पर नेम और एज लिया था मैंने, इस तरीके के पैरामीटर बना के डाल सकते हैं। सेल्फ क्या है, रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये जो है करंट ऑब्जेक्ट को बताएगा, जो भी मैं जिस भी ऑब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी तो एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो P1 और P2 अगर बना लिए मैंने, तो अगर मैं P1 डॉट ग्रीट एक बार कॉल करता हूँ और दूसरी बार मैं P1 डॉट ग्रीट कॉल करता हूँ, ठीक है, तो सपोज करो मैंने जब P1 का कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है, तो वहां पर अगर मैंने वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पर दिया है, कहाँ गया, ये आ गया, हाँ, जब मैंने P1 बनाया तो क्या दिया मैंने, पर्सन में दो पैरामीटर पास कराए, एलिस और 30। अब जब मैं P2 बनाऊंगा, मान लीजिए P2 बनाया मैंने, पर्सन, फिर से क्लास का नाम आएगा, अब यहाँ पर मैंने डाल दिया अंकुर और 34, ठीक है, इस तरीके से। तो जब मैं P1 डॉट ग्रीट करूंगा तो तब तो क्या मैसेज पास हो रहा है कि हेलो माय नेम इज एलिस, ये इससे रिप्लेस होंगे, सेल्फ डॉट नेम एलिस एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड। और जब मैं P2 डॉट ग्रीट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, फिर बोलो, हेलो माय नेम इज अंकुर एंड आई एम 34 ईयर ओल्ड। तो सेल्फ क्या करता है, जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके पैरामीटर उठाएगा, ठीक है, सेल्फ का काम ये है, जो सेल्फ कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग कह सकते हैं, इंस्टेंस है, ठीक है, तो कितने ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, P1 P2 P3 एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम किसी भी क्लास के क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस का मतलब ऐसे हो गया, जैसे आप मान लीजिए रिजल्ट आया,
तो आप लोग सभी एक साथ क्या करोगे, रिजल्ट देखने में लग जाओगे, ठीक है। तो आप भाई आप अपना रोल नंबर डालोगे, ये अपना रोल नंबर डालेंगे सेम टाइम पर, लेकिन आपके स्क्रीन पे आपका रिजल्ट खुलेगा जब आप अपना रोल नंबर लिखोगे, इसकी स्क्रीन पर इसका रोल रिजल्ट खुलेगा। तो ये क्या होगा, ये दो इंस्टेंस है, जबकि डेटा कहाँ से आ रहा है, सेम सर्वर से ही आ रहा है, तो इसे बोल रहे हैं हम इंस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप सब अपना रिजल्ट देखने लग जाओगे, 30 स्टूडेंट हो तो 30 इंस्टेंस बनेंगे उस टाइम पर रिजल्ट के, 30 मतलब कॉपी समझ लो, 30 कॉपी बनेंगे एक तरीके से। क्लियर है भैया। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से क्रिएट करना है और मेथड वगैरह उसमें कैसे देने, कैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना। कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर ध्यान रखना, वो इनिट कीवर्ड यूज होगा, ठीक है, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर करके, और क्लास के लिए क्लास कीवर्ड ही है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ग्रीडी मैच इन पाइथन, ठीक है। सो इन पाइथन, ये भी दोनों बार आया हुआ है, लगातार आ रहा है क्वेश्चन में। इन पाइथन एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इन जनरल, ग्रीडी मैचिंग, देखो ये जो हमारी लास्ट यूनिट है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसमें है ये। तो ग्रीडी मैचिंग रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ ए रेजेक्स, रेजेक्स का मतलब शॉर्ट में बोल रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेज का मतलब रेगुलर और एक्स का मतलब एक्सप्रेशन, क्वांटिफायर दैट मैचेस एज मच एज टेक्स्ट एज पॉसिबल। तो ग्रीडी मैच क्या करेगा, मान लीजिए आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब एक स्ट्रीम चल रही है लगातार, जैसे टेक्स्ट हो गया या नंबर की स्ट्रीम चल रही है, तो उसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड दिया, वो आपको मैच कराना है कि इसमें ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। मान लीजिए इस तरीके से ये सीरीज चल रही है, ए बी बी ए बी बी ए, ये, ठीक है। तो इसमें आपको कहा ये बताओ ये कहाँ पर कितनी बार है, इस तरीके से। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई और ये हमें मैच कराना, कितने मैच होंगे इस तरीके से, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। सो ग्रीडी मैचिंग द डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, रेजेक्स क्वांटिफायर्स लाइक, तो कौन कौन से क्वांटिफायर हम यूज कर रहे हैं, एक तो स्टार है और प्लस है और एमएन है। देखो आपने डीबीएमएस तो पढ़ लिया ना, तो वहां पर पढ़ा हुआ है, एक तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन मार्क पढ़ा था, और एक दूसरा कौन सा था, एक तो ये हो गया, ये सिग्नल के लिए होता था, मैं भी बोल रहा हूँ एट द रेट था शायद, है ना, ये होता था, चलो याद नहीं आ रहा। एक दो इस तरीके के क्वांटिफायर होते थे, ठीक है, जब भी हमें मैच कराना होता था। मान लीजिए आपको एक नेम सर्च करना है जो ए से स्टार्ट हो, आपको जो लिस्ट में नेम सर्च करना है ए से स्टार्ट हो, तो ए के बाद अगर मैं ये लगा दूं इस तरीके से, यही होता था शायद, तो ए के बाद मतलब ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम है ये आपको सर्च करके दे देगा, है ना, इस तरीके का। पढ़ा था डीबीएमएस में या नहीं है, करा था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वांटिफायर है, स्टार है, प्लस है और एमएन है। आर ग्रीडी बाय डिफॉल्ट, तो ये जो है ग्रीडी मैच करके देंगे। ग्रीडी का मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना मैक्सिमम आपको मैच करके देगा आपकी स्ट्रिंग को। दैट मीन्स दे विल ट्राई टू मैच द लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल मैच जो हो सकता है, दैट स्टिल अलाउज द रेस्ट ऑफ द पैटर्न टू मैच। और जो भी हमें जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसमें से जो मैक्सिमम पॉसिबल पैटर्न हो सकता है वो आपको मैच करके देगा। ग्रीडी मैच का ये काम। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, इंपोर्ट, देखो जब भी ग्रीडी मैच अगर हमें लगाना है तो पहले एक मॉड्यूल है इसमें, वो आर ई के नाम से, आर ई का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, वो मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करना होगा हमें, ठीक है। पाइथन में अलग अलग टाइप के मॉड्यूल हैं, तो अगर मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करनी है तो उसके लिए एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट कीवर्ड है और मॉड्यूल का नाम है आर ई मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ये पहले मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया इन्होंने, टेक्स्ट में क्या डाला है, ABC 1 2 3 XYZ, इस तरीके से एक स्ट्रिंग दे दी। अब मैच एक हमने वेरिएबल ले लिया, इसमें आर ई का एक मेथड है सर्च, आर ई जो है हमारा मॉड्यूल है, इसका एक मेथड है डॉट करके सर्च। तो इन्होंने लगाया यहाँ पर आर ये करके एक लगाया ABC डॉट स्टार XYZ, ठीक है। तो डॉट स्टार का मतलब क्या है, मतलब ABC तो उसमें होना चाहिए, ये दो चीजें इसने डिफाइन कर दी, ABC होना चाहिए और XYZ। ये हमारे
मैच में आना चाहिए, ये तो रहेगा ही। डॉट स्टार का मतलब है बीच में कुछ भी हो वो भी ले लो, मतलब पहले ये होना चाहिए, लास्ट में ये होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो। तो स्टार का मतलब ये है, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं अंकुर, लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिख दिया ए अंकुर हो गया, अंकुल लिख दो, चलो बाद में मैं आर ले रहा हूँ बस जो समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा इस तरीके के मैच कराओ ए स्टार आर। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी मेरे स्ट्रिंग है वो ए से तो स्टार्ट होनी चाहिए और खत्म कहाँ पर होनी चाहिए, आर पे। बीच में कुछ भी हो वो आप ले सकते हो। तो ऐसी स्ट्रिंग मुझे मैच करानी है, ठीक है। तो प्रिंट मैच डॉट ग्रुप, ग्रुप एक हमारा फंक्शन है, तो उससे हम प्रिंट कराएंगे। तो देखो ये क्या करेगा, आउटपुट क्या आएगा, देखो ए बी सी, जो मेरी स्ट्रिंग थी उसमें ए बी सी से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, पूरा मैच करा दिया। लास्ट में क्या है, एक्स वाई जेड, ये भी मैच हो गया। और कह रहा है बीच में जो भी हो वो भी आप ले सकते हो, तो बीच में क्या था 1 2 3, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है मुझे एज इट इज मैच करके दे देगा, ठीक है। समझ आया स्टार का क्या काम है, मतलब बीच में अगर कुछ भी है वो भी आप ले सकते हो। बस पहली पहली फंक्शनैलिटी बता दी कि ए बी सी से स्टार्ट होनी चाहिए और लास्ट फंक्शनैलिटी बता दी एक्स वाई जेड से एंड होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टार डॉट स्टार इज ग्रीडी, इट ट्राइज टू मैच एज मच एज पॉसिबल बिटवीन ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। तो ग्रीडी का मतलब ये लालची है, ये जितना हो सकेगा उतने ज्यादा से ज्यादा आपकी स्ट्रिंग मैच कराने की कोशिश करेगा। ए बी सी और एक्स वाई के जेड के बीच में जितनी भी आपकी स्ट्रिंग मैच हो सकती है उसे मैच करेगा। एंड इट कंज्यूम्स 1 2 3 टू गिव यू द लॉन्गेस्ट मैच, और 1 2 3 को ये कंज्यूम कर लेगा बीच में जो भी। अगर 1 2 3 के अलावा और भी टेक्स्ट होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 भी होता, तो ये उसे भी ले लेता साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रीडी वर्सेस नॉन ग्रीडी। तो दूसरी जो मैचिंग है वो नॉन ग्रीडी है। इफ यू वांट टू मैच एज लिटिल एज पॉसिबल, तो ग्रीडी तो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैच करा रहा है, और नॉन ग्रीडी क्या करेगा, कम से कम। यू कैन यूज नॉन ग्रीडी और लेजी अप्रोच वर्जन बाय एडिंग ए, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर स्टार है, स्टार तो हो गया ग्रीडी, लेकिन स्टार और क्वेश्चन मार्क क्या होगा, नॉन ग्रीडी। प्लस है, प्लस ग्रीडी मैच कराएगा, लेकिन प्लस और ये क्या कराएगा, नॉन ग्रीडी। ऐसी एम एन जो है ग्रीडी है, और मतलब अगर आप ये क्वेश्चन मार्क का ये सिंबल लगा दोगे वो क्या हो जाएगा, नॉन ग्रीडी हो जाएगा। एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या करता है। तो वही टेक्स्ट लिया है जैसे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड और बाद में 4 5 6 एक्स वाई जेड। तो ये एक स्ट्रिंग ली हमने, मैच कीवर्ड है, सॉरी वेरिएबल है, आर ई डॉट सर्च ये फंक्शन लगाया हमने, आर डैश करके ए बी सी डॉट क्या किया, स्टार क्वेश्चन मार्क और लास्ट में एक्स वाई जेड, और टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे टेक्स्ट पास करा दिया पूरा। तो अब ये जब प्रिंट कराएगा तो देखो क्या आया, ए बी सी आया मेरा, ठीक है। 1 2 3 आया, मतलब बीच की जो है जितनी वैल्यू थी वो आ गई, और एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक्स वाई जेड देखो इसने ये वाला नहीं लिया, ये वाला जो है नहीं मैच करा है। क्यों, क्योंकि ए बी सी से, भाई मुझे स्टार्ट किससे कराना था, स्टार्ट जो है ए बी सी से कराना था। तो अगर मैं यहाँ से लूँ, मतलब अगर दोबारा से इसे मैच कराने लगूँ, तो यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, एक्स वाई जेड से। तो मेरी जो स्ट्रिंग है वो एक्स वाई जेड, वो ए बी सी से स्टार्ट होनी है, तो इस वजह से इतना ही आउटपुट देगा, ए बी सी देगा 1 2 3 और एक्स वाई जेड। So this stops at the first XYZ because dot star is non-greedy. It matches the shortest string that satisfies the pattern. तो ये सबसे छोटी स्ट्रिंग आपको ढूंढ करके देगा, क्योंकि उसके आगे मैच नहीं हो रही 4 5 6। अगर इससे आगे मान लो इसे मैच कराया अगर ये 3 वर्ड में इस तरीके से, तो ये एक्स वाई जेड से स्टार्ट हो रही, खत्म तो हो रही है एक्स वाई जेड पे, लेकिन स्टार्ट किससे हो रही है, एक्स वाई जेड से। तो इस वजह से ए बी सी मैच नहीं हो रही, तो यहीं तक ही लेगा, ए बी सी 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो ग्रीडी क्या है, ग्रीडी तो वही मैच एज मच एज पॉसिबल। ग्रीडी क्या करेगा, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना मैच कराएगा। डिफॉल्ट ये क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर होता है पाइथन की, जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बाय डिफॉल्ट ग्रीडी अप्रोच यूज करते हैं। और ऐड अगर हम ये क्वेश्चन मार्क यूज कर लेते हैं तो ये कैसा बन जाता है, फिर
नॉन ग्रीडी, ठीक है। ये छोटे से छोटा पैटर्न आपको मैच कर देगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको पूछो किसी को हो तो ये जो है हमारे 2-3 साल में जो है लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये 17 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।